बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तसाम्स बायोलॉजी। MD-CAT लेक्चर सीरीज़ में आज की इस वीडियो के अंदर हम मेनली बात करेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट है वो करना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैंने ऑनलाइन टेस्ट सेशन एंड एज़ वेल एज जो है वो लाइव क्लासेस ऑन जूम उसका सेशन जो है उसको स्टार्ट किया हुआ था, और हम एक नए सेशन का जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि तकरीबन 15 जो है वो जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका टेस्ट सेशन होगा। सिंपल टेस्ट होंगे, टेस्ट के बाद आपकी डिस्कशन होगी जिसमें आपको बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश इन चारों बुक्स के टेस्ट होंगे 1 बाय 1 और उनकी डिस्कशन हुआ करेगी। उसका स्केड्यूल आप लोग जो है वो मुझसे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे बात करके ले सकते हैं। मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको स्केड्यूल सेंड करूँगा और उसका फर्दर जो है वो प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नर्वस कोऑर्डिनेशन, आपको पता है कि ह्यूमंस की अगर बात की जाए तो हमारे अंदर क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक वेल डेवलप्ड जो है वो नर्वस सिस्टम मौजूद है जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कुछ फाइबर्स निकलती हैं, कुछ नर्व्स निकलती हैं, कुछ तारें निकलती हैं। वो आपके पास क्या कहलाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर मेनली दो आपके पास जो हैं वो आ जाते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आपके पास आ जाता है डियर स्टूडेंट्स ब्रेन, और दूसरा आपके पास क्या आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। एक बात याद रखें, बायो के अंदर कोई टेक्निकलिटीज़ इतनी नहीं होती। मेरे मुंह से निकलने वाली हर एक लाइन जो है वो एक MCQs होगी। तो आप इसको वन लाइनर बना लें, चाहे आप इसको नोट डाउन करते जाएं और फिर उसको बाद में आप जो है वो रिवाइज कर लेंगे तो आपके MCQs क्लियर हो जाएंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है, लेकिन इससे कुछ नर्व्स निकलती हैं, कुछ न्यूरॉन्स निकलते हैं डियर स्टूडेंट्स स्पाइनल कॉर्ड से, और ये क्या बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड ये है, और इससे निकलने वाली जितनी भी नर्व हैं वो बेसिकली क्या बनाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली गैंग्लिया यानी कि सेल बॉडीज़ की कलेक्शन, जहाँ पर सेल बॉडीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाएंगी उसको हम गैंग्लिया बोलेंगे, और नर्व ये एक्सॉन्स जहाँ पर इकट्ठे होते हैं ये आपके पास क्या कहलाती है, नर्व कहलाती है। और नर्व में फर्दर आप लोगों ने पढ़ रखी हैं कुछ सेंसरी नर्व्स होती हैं जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर आती हैं टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसी तरह से जो आपके पास है मोटर नर्व्स होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को जो है वो इफेक्टर्स तक लेकर जाती हैं। ये बाद में हम बात करेंगे। तो ये और कुछ जो है वो मिक्स्ड नर्व होती हैं यानी कि दोनों इकट्ठी पाई जाती हैं, सेंसरी प्लस आपके पास मोटर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स प्लस गैंग्लिया होते हैं। ये इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट पढ़ना है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे। आज की इस जो वीडियो है इसके अंदर हम मेनली बात करने जा रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो ह्यूमंस का जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारी बुक के अंदर बाकायदा लिखा गया कि हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ। लेकिन कुछ इसके अंदर एडिशनल सेल्स मौजूद हैं, दीज आर कॉल्ड ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स को जो है हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया जो हैं ये मिलके 50% ये हैं तो 50% ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। तो ये जो न्यूरोग्लिया है इसकी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, शॉन सेल्स। अब आपने पढ़ रखा है कि शॉन सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली शॉन सेल्स आर माइलिनेट, जो न्यूरॉन होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन, उस पर माइलिन शीथ को बनाने में जो है वो हेल्प करते हैं, और ये बेसिकली हैं क्या, ग्लियल सेल्स हैं, न्यूरोग्लिया है, ठीक है। तो तकरीबन ये 50% जो है ये पाए जाते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, एक तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, दूसरा जो न्यूरॉन की नरिशमेंट प्लस न्यूट्रिशन है उसको ये उसका ख्याल रखते होते हैं। ये बात यहाँ पर आपका जो है एक MCQ फिर अगेन से क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने जो बात करनी है वो है पाथवे। जब भी हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हैं तो हमें उसका एक पाथवे पता होना चाहिए कि किस तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर वर्क करता है या रन करता है। तो सबसे पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम को जगाने के लिए, नर्वस सिस्टम से काम लेने के लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी होती है वो होता है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई को हम फिर डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं स्टिमुलाई बेसिकली अ चेंज इन इन्वायरमेंट। एक इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आए तो वो क्या होता है, बेसिकली स्टिमुलाई होता है। और स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली क्या मौजूद हैं, रिसेप्टर्स मौजूद हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि
ये आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। जिस तरह से आपने देख रखा है कि आंखें देखने में मदद करती हैं, कान सुनने में, स्किन जो है वो प्रेशर, टच वगैरह को डिटेक्ट करने में जो है वो हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह से ज़बान जो है वो टेस्ट जो है उसको वो चखने के लिए हेल्प करती है। तो ये सारे जो बेसिकली आपके पास आते हैं मॉडलिटीज़ ऑफ सेंसेशंस, इनके पास क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, कुछ ऐसे न्यूरॉन्स की एंडिंग्स मौजूद होती हैं जो उसको डिटेक्ट करती हैं और फिर मैसेज को किधर लेकर जाती हैं, टुवर्ड द नर्वस सिस्टम। इसी तरह से रिसेप्टर्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपके पास आते हैं केमो रिसेप्टर्स। ऐसे रिसेप्टर्स जो केमिकल की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। मसलन हमारी बॉडी के अंदर केमिकल क्या है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, C6H12O6 होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड, पीएच वगैरह जो है इसको डिटेक्ट करना, ये आपके पास हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। दीज आर रिसेप्टर्स, पर्टिकुलर जो है केमो रिसेप्टर्स हम इनको बोलते हैं। और ये स्पेशली कहाँ पर पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। आपको पता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर हेल्प करता है। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह से फोटो रिसेप्टर्स बेसिकली ये जो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। और आपको पता है ये किधर मौजूद है, हमारी आई के अंदर मौजूद है। रॉड एंड कोन सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये फोटो रिसेप्टर लाइट को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं आपके पास दो तरह से हैं। एक आपके पास कोल्ड रिसेप्टर होते हैं और एक आपके पास क्या होते हैं, हीट रिसेप्टर्स। कहा जाता है कि जो कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं ये हीट रिसेप्टर से 10 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कोल्ड रिसेप्टर हीट रिसेप्टर से 10 टाइम्स ज़्यादा, यही वजह कि हमें ज़रा सर्दी जो है वो ज़्यादा लगती है। इसी तरह से नोसिसेप्टर्स होते हैं। नोसिसेप्टर्स बेसिकली किसको डिटेक्ट करते हैं, पेन को। और ये कहा जाता है कि ये कोल्ड की निस्बत 27 टाइम जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होते हैं। और ये स्पेशली पेन को डिटेक्ट करने के, इसी वजह से हमें जो है वो पेन ज़्यादा फील होती है। उसके बाद आते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनिकल, जैसा कि आपके पास टच हो गया, प्रेशर हो गया, इसको डिटेक्ट करने के लिए इसके लिए कुछ नर्व एंडिंग है हमारी स्किन के अंदर पाई जाती हैं। डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मिजनर कार्पसल्स हैं और पसीनियन। P फॉर पसीनियर और P फॉर प्रेशर, ये प्रेशर को डिटेक्ट करती हैं। और मिजनर जो हैं ये बेसिकली किसको करती हैं डियर स्टूडेंट्स, टच वगैरह को। और ये आपके पास क्या हो चुके हैं, रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं। और जो ऑर्गन्स के अंदर क्या काम करते हैं, किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को फिर इसने कहाँ पर देना है, ये रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया और इन्फॉर्मेशन को कहाँ पर देंगे, सेंसरी न्यूरॉन। तो ये पाथवे है, स्टिमुलाई ने जो स्टिमुलाई है वो डिटेक्ट किया रिसेप्टर्स ने इन्फॉर्मेशन कहाँ पर दे दी, सेंसरी न्यूरॉन्स को। और सेंसरी न्यूरॉन फिर इंटर को, फिर इंटर मोटर को, मोटर इफेक्टर्स को, और इफेक्टर के बाद जो है वो रिस्पॉन्स शो होगा। इसकी मैं एग्जांपल और भी आपको दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। उसके बाद ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ये इन्फॉर्मेशन कहाँ देंगे, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन को देंगे। और माइलिनेटेड न्यूरॉन यहाँ पर कौन सा होगा, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन। तो एक MCQs यहाँ पर क्लियर हो गया। बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं ये माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं और ये आपके पास सूडो यूनिपोलर होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। सूडो यूनिपोलर क्या है मैं आपको इसकी डायग्राम के अंदर बता दूंगा। फिर ये एफरेंट न्यूरॉन होते हैं, ए फॉर एफरेंट और ए फॉर इंफॉर्मेशन को लेकर आना, ए फॉर आना। ये कहाँ लेकर आते हैं, टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि इंटर न्यूरॉन के पास ये इंफॉर्मेशन को लेकर आएंगे। और इनका जो स्ट्रक्चर है उसको देखा जाए तो ये इनकी सेल बॉडी है, ये इसके ऊपर माइलिन शीट मौजूद है और ये इसका डेंड्राइट और एक्सॉन मिक्स है। इसको क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन का नाम देते हैं, ठीक है। तो इससे रेलिवेंट जो MCQs से वो भी क्लियर होगा। उसके बाद आता है इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन दी, ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, याद रख लें ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। और ये आपके पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाए जाते हैं। इनको रिले न्यूरॉन भी बोला जाता है, एसोसिएटिव न्यूरॉन भी बोला जाता है, इंटरमीडिएट और इंटर न्यूरॉन भी बोला जाता है। ये बाईपोलर होते हैं, ये इनकी सेल बॉडी है, एक पोल ऊपर और एक पोल नीचे, इस वजह से क्योंकि ये दो को कनेक्ट कर रहे हैं। ये सेंसरी को मोटर से बेसिकली क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड इंटर न्यूरॉन और इंटरमीडिएट न्यूरॉन। उसके बाद आता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो होते हैं ये भी माइलिनेटेड न्यूरॉन है, ये भी MCQs क्लियर। और ये एफरेंट न्यूरॉन होते हैं। क्यों, इसने इससे इंफॉर्मेशन लेकर टू वर्ड कहाँ लेकर जाना है, इफेक्टर्स की तरफ लेकर जाना है, ताकि पूरे का पूरा जो प्रोसेस है, पूरे का पूरा जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट किया जाए। और इफेक्टर्स में आपके पास क्या आते हैं, वो मसल्स आ जाते हैं और ग्लैंड्स आ जाते हैं जो रिस्पॉन्स शो करते हैं, जो आप कह सकते हैं बॉडी के अंदर
किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है वो क्या करते हैं, एक एक्शन देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द इफेक्टर्स। मसल्स हरकत करके देते हैं और ग्लैंड्स जो हैं वो आपके पास सेक्रीशन सेक्रीट करके देते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल अभी आप देखें, आप क्लास पढ़ रहे हैं, आप लाइव क्लास ले रहे हैं, एकदम से अम्मी जो है वो चावल लेकर आ जाएं तो क्या होगा, सबसे पहले तो आप कि जो है ना वो ओलिफैक्टरी जो रिसेप्टर्स हैं वो खुशबू को डिटेक्ट करेंगे कि क्या हो रहा है, कि चावलों की खुशबू आ रही है। उसके बाद अब ये मैसेज जो है वो आपका कहाँ भेजेंगे, ये सेंसरी न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन को भेजेंगे और इंटर न्यूरॉन क्या करेंगे, मैसेज को मोटर न्यूरॉन की तरफ भेजेंगे। ठीक है, अब मोटर न्यूरॉन ब्रेन के पास तो गया ना, उसके बाद मोटर न्यूरॉन की अब कोशिश क्या होगी कि मैं जल्दी से इफेक्टर्स को दूँ, यानी कि मैं मसल्स को दूँ, मसल्स भागते हुए जाएँ, और अम्मी ने अभी तक प्लेट रखी नहीं होगी तो आप उनसे क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। नो दिस इज कॉल्ड रिस्पांस। या इसकी एक और एग्जांपल है कि अगर आपका कोई दोस्त आपकी तरफ मार्कर फेंकता है तो आप देखते हैं मार्कर आपकी तरफ आ रहा है, वो स्टिमुल है, चेंज इन एनवायरनमेंट है, उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, आपकी आंखें देख रही हैं उसको, और फिर उसके अगेंस्ट आप क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्स शो करते हैं, आपके मसल्स जो हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। चावलों की बात में ज़रा एक और बात बताना भूल गया कि जब आप चावलों की खुशबू सूंघेंगे तो ग्लैंड्स भी रिस्पॉन्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके मुँह से पानी आना शुरू हो जाएगा, होता है ना ऐसे, स्पेशली जब हम खट्टी चीज़ के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इमली का पानी हो गया, फॉर एग्जांपल हम पिज़्ज़ा की बात कर लेते हैं, शॉर्मा हो जाए या फिर बर्गर हो जाए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मुंह में पानी लेकर आती हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि ये बेसिकली ग्लैंड्स हैं और इन्होंने भी रिस्पॉन्स शो करना होता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन का कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। न्यूरॉन के पास 3 मेन चीज़ें होनी चाहिए या होती हैं मोस्टली। वो क्या है, आपके पास ये होते हैं डेंड्राइट्स, इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, और ये क्या होता है, एक्सॉन। ठीक है, और उसके बाद ये स्टूडेंट्स ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रही है सजी भजी सी, ये दिस इज कॉल्ड सेल बॉडी। इसको सेल बॉडी का नाम दिया जाता है। कहा जाता है कि जो सेल बॉडी होती है अगर ये इंटैक्ट रहे, इसको कुछ भी ना हो, तो अगर ये वाला हिस्सा डैमेज भी हो जाए तो ये दोबारा से रीजनरेट हो सकता है। लेकिन अगर सेल बॉडी को कुछ हो जाए तो न्यूरॉन फिर किसी काम का नहीं रहता, उसकी डेथ हो जाती है। ये बात याद रख लें। लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें हमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस देखने को मिलता है और इसमें हमें एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें बेसिकली क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड निजल ग्रैन्यूल। ये साइंटिस्ट था और इसमें आपके पास डेंड्राइट आपको देखने को मिलते हैं। डेंड्राइट क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं टूवर्ड द सेल बॉडी, और एक्सॉन जो होता है वो सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन लेता है और किधर लेकर चला जाता है डियर स्टूडेंट्स, किधर लेकर जाएगा, टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूरॉन लेकर जाएगा। फॉर एग्जांपल यही इसने इंफॉर्मेशन ली तो ये नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ जो है वो लेकर जाएगा। और या फिर आपके पास जो मोटर न्यूरॉन है ये बेसिकली किसके पास लेकर जाता है, इफेक्टर्स के पास लेकर जाएगा इंफॉर्मेशन के को। उसके बाद ये आपके पास एक्सॉन है। एक्सॉन के अंदर जो इसका प्लाज्मा पाया जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। याद रख लें, क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। इसके एक्सोप्लाज्म के अंदर ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मौजूद होते हैं और ये इसकी क्या कहलाती है, नर्व एंडिंग कहलाती है या न्यूरॉन की एंडिंग कहलाती है। यहाँ पर बेसिकली ये क्या करते हैं, साइनैप्स। और ये जो आपके पास न्यूरॉन है, दिस न्यूरॉन इज कॉल्ड मल्टीपोलर। इसको मैंने क्या नाम दिया है, मल्टीपोलर का, क्योंकि इसके मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। जितनी ये लाइनें हैं इतने ये दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ है, जितनी ये लाइनें उतने दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा आपके पास इंटर न्यूरॉन आ जाता है। ये सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी का एक पोल ये है, एक पोल ये है, ये आपके पास क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड बाईपोलर। ठीक है, और ये ज़्यादातर हमारी आइज़ वगैरह के अंदर या ओलिफैक्टरी नर्व्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन में ये क्या है, आपके पास रिसेप्टर है, रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं। ये जो है ये बेसिकली डेंड्राइट अब एक एक्सॉन और डेंड्राइट के मिक्सचर में तब्दील हो चुका है। दिस इज कॉल्ड डेंड्रॉन। इसको डेंड्रॉन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। और ये सेल बॉडी देखें इससे ज़रा सी अलग है, दैट्स वाई वी कॉल इट सूडो यूनिपोलर। ये सूडो यूनिपोलर, एक ही पोल है और ये इंफॉर्मेशन को टू वर्ड लेकर जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और टू वर्ड लेकर जाएगा डियर स्टूडेंट्स इंटर न्यूरॉन। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, सेंसरी न्यूरॉन। आई होप कि इसमें से जितने भी MCQs थे, जितनी भी लाइन्स थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके पास आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली यहीं पे इसकी दो स्टेटमेंट हैं। ये एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। इसमें आपकी मर्जी शामिल नहीं है। ये रिफ्लेक्सेस हैं, बॉडी की रिफ्लेक्सेस हैं, आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। तो इमीडिएट है प्लस आपके पास इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है।
ये आपके पास क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। किसी भी सडन स्टिमुलाई के जहाँ पर आपको खतरा हो, तो बॉडी को डैमेज से बचाने के लिए ये जो एक्शन होता है इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। बाज़ औक़ात आपको कोहनी की मदद से वो करंट लगाओ, तो ये वो बेसिकली क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। बाद में आपको पता चलता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, पाँव के अंदर कांटा चला जाए, मतलब आपका हाथ इस्त्री को लग जाए, प्रेशर कुकर को लग जाए, तो फ़ौरन से आप बेध्यान होते हैं, एकदम से आप हाथ को खींचते हैं, करंट लग जाए, तो पहले आपकी कोशिश क्या होती है, मतलब ये आपका इनवॉलेंट्री एक्शन है, वो करवा रहा है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा जो है वो नर्वस सिस्टम वर्क करता है, एक ऐसा पाथवे वर्क करता है जो आपको डैमेज से बचाता है सबसे पहले। तो ये चीज़ जो है वो आपके पास क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पूछा जाता है, ये बेसिकली पाथवे है, और यही एक क्वेश्चन इसमें से जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस आता है कि ये इसमें से कोई एक चीज़ मिस कर दी जाती है और वो MCQs के अंदर पूछ ली जाती है। तो पाथवे सारा आप देख लें कि सबसे पहले रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन, और सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन। याद रख लें ये इंटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही होगा, ब्रेन वाली तरफ नहीं जाएगा, याद रख लें, ब्रेन की तरफ से नहीं, वहीं से सडन रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल ये सेंसरी न्यूरॉन था, ये इन्फॉर्मेशन लेकर आया, ये इंटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर था, और इसने फ़ौरन से क्या किया, मोटर न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन दी, और मोटर न्यूरॉन ने मसल्स को जो है वो एक्टिवेट कर दिया। ये ब्रेन की तरफ नहीं जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से ही जो है वो वापस आ जाएगा, ठीक है, और जो ग्रे मैटर है वहीं से ये वापस आ जाएगा। उसके बाद ये मोटर न्यूरॉन को देगा, और मोटर न्यूरॉन जो वो इफेक्टर्स को देंगे, और इफेक्टर्स जो हैं वो बेसिकली क्या रिस्पॉन्स शो करवा देंगे। नाउ दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। इसमें जो एक्शन से रिलेटेड है तो ये इनवॉलेंट्री और इमीडिएट है, और जो आर्क है वो मैंने आपको बता दी। इसमें से यही 2 MCQs हैं, यही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछा जा सकता। उसके बाद हम चलते हैं नर्व इम्पल्स। आप भी कह रहे होंगे कि सर आज आप बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। रीज़न ये है क्योंकि MD-CAT की क्लास है, हमने थोड़ा मतलब थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर करना होता है, तो ये सारे इससे रेलिवेंट जो MCQs हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ एंड पे जाके शेयर कर दूंगा। उसके बाद आता है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, हम कहते हैं कि अ वेव ऑफ, वेव किसको बोलते हैं, जो एक ही वक्त में सिर्फ एक जगह पर हो, ठीक है, और आगे ट्रांसफर हो जाए। सारे के अंदर वेव नहीं होती, एक पॉइंट पर उसका क्रस्ट और ट्रफ जो है ना वो मौजूद हो। हम कहते हैं अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, इलेक्ट्रिकल भी चेंज आ रहा है, केमिकल भी चेंज आ रहा है, विच ट्रेवल्स, जो कि मतलब जाती है, ट्रेवल करती है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, पूरे न्यूरॉन की लेंथ के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शुरू हुई और ये पूरे न्यूरॉन में जाएगी, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर जो है ये मौजूद होगी। अगर आप ये मेरा लेक्चर सुनना चाहते हैं तो बड़ा ही डिटेल्ड कुछ 20-25 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने नर्व इम्पल्स को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। हम मेरी एक प्रीवियस वीडियो है चैप्टर नंबर 17 के अंदर, आप जो है उसकी प्ले लिस्ट में देख सकते हो, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये बेसिकली वर्क किसके प्रिंसिपल के ऊपर करता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर। पोटेंशियल किसको बोलते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क, कोई भी काम करने की एबिलिटी। लेकिन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेसिकली हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो मेम्ब्रेन के गिर्द, मेम्ब्रेन किसकी है, न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को न्यूरोलीमा बोलेंगे। न्यूरोलीमा के गिर्द चार्जेस जो हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल में फिर फर्दर 2 हैं, एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो होगा जब न्यूरॉन अपनी रेस्ट की कंडीशन में होगा, ठीक है, और एक्शन वो होगा जब नर्व इम्पल्स उस खास जगह पर से गुजर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूरॉन की लेंथ है फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर, ठीक है, तो उस 1 मीटर के अंदर जो आपके पास 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का पोर्शन होगा, सिर्फ वो एक्शन पोटेंशियल शो करेगा, बाकी सारा रेस्टिंग में होगा। और इसी तरह से वो ऐसे मूव करता जाएगा एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ, ठीक है, इस एंड से इसकी तरफ, इस एंड से इसकी तरफ। तो एक वक्त में सारे का सारा रेस्टिंग में होगा, लेकिन ये जहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ये बात कर रहा हूँ तो नर्व इम्पल्स सिर्फ इस जगह पर कंडक्ट कर रही होगी, और इसी तरह से ये आगे जाएगी और फिर साइनैप्स से जंप करके या फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लस जो आपके पास है केमिकल साइनैप या इलेक्ट्रिकल साइनैप, उसको क्रॉस करती हुई नेक्स्ट जाएगी। वो साइनैप्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो पहले आते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इससे रेलिवेंट जितने MCQs हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपके पास है ना, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये पोलराइज्ड स्टेट है,
यहाँ पर पोलराइज्ड का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़रा ज़्यादा है, ठीक है, एंड नॉन कंडक्टिंग स्टेट होती है। इस वक्त ये कंडक्ट नहीं कर रहा होता। ये एमसीक्यूज 2 आपके पास हो गए, ठीक हो गया। इसमें अगला एमसीक्यूज है कि आउटसाइड मोर पॉजिटिव होगी। न्यूरॉन की जो आउटसाइड है, फॉर एग्जांपल ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, आउटसाइड आपके पास क्या हो चुकी है, मोर पॉजिटिव, और इनसाइड क्या हो चुकी है, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव क्यों होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आउटसाइड पॉजिटिव होती क्यों है, सवाल ये है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है वो आउटसाइड पे 10 टाइम्स ज़्यादा होते हैं और इनसाइड पर ऑब्वियस सी बात है वो कम होंगे। इसी तरह से अगर आप पोटाशियम की बात करें तो वो 20 टाइम्स जो है पोटाशियम इनसाइड होंगे, ठीक है, और आउटसाइड वो मतलब कि कम होंगे। तो अब क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सोडियम आयंस हैं और जो आपके पास पोटाशियम आयंस हैं, इनको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो क्या किया जाता है, भेजा जाता है। मतलब क्या कि हर 3 सोडियम आयंस के बदले 2 पोटाशियम आयंस को जो है वो एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। वो कैसे, इसको अगर आप भूल जाए तो इसके लिए आप K2 की बात याद कर लें। K2 की पहाड़ी है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली 2 पोटाशियम जाते हैं। अब देखिएगा, सोडियम 10 टाइम आउटसाइड है, पोटाशियम 10 जो है वो ज़्यादा है किधर, इनसाइड। अब क्या होता है कि हर सोडियम को एक्टिव, जहाँ पर पंप्स की बात हो रही है, बेसिकली पंप्स आपको पता है सोडियम पोटाशियम पंप हैं, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 3 सोडियम को बाहर भेजा जाएगा और 2 पोटाशियम को अंदर भेजा जाएगा। सो इसका मतलब क्या है, दोनों की कंसंट्रेशन के अगेंस्ट इनको भेजा जा रहा है। इसकी कंसंट्रेशन बाहर है, इसकी कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, इसकी बाहर ज़्यादा है, सोडियम बाहर ज़्यादा है, पोटाशियम अंदर ज़्यादा, तो अंदर से सोडियम को बाहर भेजना जोर लगाया जाएगा, इधर से इसको अंदर भेजना जोर लगाया जाए। तो ये पंप काम करता है, ये आपके पास पंप का काम होगा जो एनर्जी यानी कि एटीपी को यूटिलाइज करेगा। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, पोटाशियम आयन यहाँ पर गेम कर रहा होता है, पोटाशियम आयन साथ ही साथ लीक हो रहा होता है, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये परमिएबल होती है पोटाशियम आयंस से। चूंकि इसकी कंसंट्रेशन आ गई अंदर ज़्यादा, फिर हम ठोस रहे हैं इसके अंदर पोटाशियम आयंस, तो पोटाशियम आयंस बाहर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है न्यूरोलीमा, ये परमिएबल होती है पोटाशियम आयंस से। तो अब आप देखो कि मैं हर दफ़ा आपसे आपको 2 रुपये देकर आपसे 3 रुपये ले रहा हूँ, तो इसका मतलब है एक टाइम आएगा आपके सारे रुपए मेरे पास हो जाएंगे, और साथ ही साथ में एक जो है वो करके उठा भी रहा हूँ, तो एक टाइम आएगा आप कंगाल हो जाएंगे, सारे के सारे पैसे किधर आ जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। सिमिलरली सारे के सारे सोडियम आयन या पॉजिटिव आयन जो है वो बाहर आ जाएंगे और इन साइड जो है वो नेगेटिव एज कम्पेयर टू, क्योंकि अगर एक साइड पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी नेगेटिव होगी। तो सम इनऑर्गेनिक एसिड और सम प्रोटीन जो कि नेगेटिवली चार्ज होती हैं वो इसके अंदर यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। तो ये बेसिकली काज करता है क्या, एक पोटेंशियल डिफरेंस काज करता है। जब इसको मीटर से मेजर किया गया तो बेटा इसकी जो वैल्यू थी वो नेगेटिव 70 मिलीवोल्ट्स थी। तो पता चल गया कि न्यूरॉन अब कंडक्ट नहीं कर रहा इम्पल्स को। लेकिन इसके बरअक्स क्या होगा, पोलराइज्ड जो है वो, ये आपका मैंने बताया पोलराइज्ड स्टेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट जो है वो डीपोलराइज्ड स्टेट आएगी। एक ऐसी स्टेट आएगी जब चार्जेस रिवाइंड हो जाएंगे और वैल्यू 0 पे पहुंचेगी, और फिर 0 से किधर जाएगी, पॉजिटिव की तरफ। ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव 70 से इसने किधर एक दफ़ा किधर आना है, 0 पे भी आना है ना, 0 पे आएगी, यहाँ पर डीपोलराइजेशन के बाद फिर जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो देखते हैं उसमें क्या होता है फर्दर। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये बेसिकली आपके पास जो है वो डीपोलराइज्ड स्टेट है। पहले कौन सी थी, पोलराइज्ड थी, जो ये कौन सी थी, डीपोलराइज्ड है, और ये कंडक्टिंग स्टेट होती है, ये नर्व इंपल्स को कंडक्ट कर रही है। आउटसाइड जो है वो लेस पॉजिटिव हो जाएगी और इनसाइड जो है वो मोर पॉजिटिव हो जाएगी। वाई, जब भी नर्व इंपल्स यहां से गुजर रही होती है तो डियर स्टूडेंट्स कुछ खास किस्म के गेट्स होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं जो सोडियम के लिए, क्या सोडियम आपको पता है पहले बहुत ज़्यादा है बाहर, बहुत ज़्यादा सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर बहुत ज़्यादा है। तो जैसी नर्व इंपल्स गुजरने लगती है या गुजरती है तो सोडियम आयंस जो हैं इनके लिए सोडियम गेट्स ओपन कर दिए, तो सारे के सारे सोडियम रश इन कर जाते हैं। सो अब इन साइड जो है वो आपके पास सोडियम क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बरक्स कुछ पोटाशियम जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, मूव्स आउट कर जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो रेफरेंस आयन है वो ज़्यादातर आपके पास सोडियम होता है। तो सोडियम की हम बात करें तो सोडियम जब इनसाइड आते हैं तो इनसाइड मोर पॉजिटिव हो गई और आउटसाइड क्या हो गई, लेस पॉजिटिव हो गई, ठीक हो गया। तो इस वजह से इट्स वैल्यू इज़ पॉजिटिव 50 मिलीवोल्ट,
तो ये सारा सिर्फ गेट्स ओपन होने की वजह से और पोटाशियम आयंस के बाहर आने की वजह से हुआ है। और इसकी जो है वैल्यू वो कहाँ तक चली जाती है, पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट्स की तरफ चली जाती है। तो ये जो आपके पास होता है दिस इज कॉल्ड डीपोलराइज स्टेट कहलाती है, इसको हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये एक न्यूरॉन में सिर्फ एक वक्त में सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर हो रहा होता है, फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, इस तरह से ये चार्जेस रिवर्स होते जाते हैं और फिर से मतलब पहले पोलराइज हुए, फिर डीपोलराइज, फिर पोलराइज, फिर डीपोलराइज, रीपोलराइज, डीपोलराइज। तो ये इस तरह से जो रिवर्स है एक वेव वो चेंज करती जाती है, एक वेव चेंज करती जाती है, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। इलेक्ट्रो मीन ये जो चार्जेस हैं, केमिकल मीन आपने पढ़ रखा है इनऑर्गेनिक जो आपके पास एसिड और प्लस प्रोटीन्स आते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इनके अंदर भी ये चेंज लाता जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ये गुजरती जाती है। और इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट है। इसको क्या बोलते हैं, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सून आफ्टर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल न्यूरॉन थोड़े से टाइम के लिए, वैसे तो ये मिली सेकेंड्स के अंदर काम हो रहा होता है, थोड़े से टाइम के लिए नर्व इंपल्स को कंडक्ट नहीं करता बल्कि वो रिकवर होता है कि मेरे साथ हो क्या आ गया है, एकदम से इतना बड़ा चेंज आया है। तो आपको पता है जब एकदम से चेंज आता है तो वो कुछ ज़्यादा ही चेंज आ जाता है, तो उसके लिए कुछ रिकवरी करना ज़रूरी होता है। उसको हम रिकवरी पीरियड बोलते हैं या रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं, उसको मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए खास किस्म की चीज़ ज़रूरी होती है, वो क्या होता है, दैट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई। व्हाट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई? थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई वो स्टिमुलाई है जो कम से कम 2 से 3 नर्व इंपल्स सक्सेसिव वे में एक के बाद दूसरी वो जब जाती है तो वो ट्रिगर करती है क्या कि नर्व इंपल्स को कंडक्ट करवाया जाए, आगे जो है वो भेजा जाए। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई, यानी कि स्टार्ट करवाने से पहले जो डीपोलराइजेशन हुई है ना, ये स्टार्ट करवाने से पहले डीपोलराइजेशन इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, इतना स्टिमुलस होना चाहिए कि वो डीपोलराइजेशन करवा सके। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई। और ये जो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी होती है, नेगेटिव 48 मिली वोल्ट होती है। दिस हैपन्स इन मिली सेकेंड्स। और स्पीड आपके पास कितनी होती है, मैक्सिमम वो 120 है। और जो नॉर्मल स्पीड होती है वो डियर स्टूडेंट्स कितनी होती है, 100। और साल्टेटरी नर्व इंपल्स वो होती है जो नोड टू नोड जो है वो जंप करके जाती है और उसकी स्पीड नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा होती है, वो माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर आता है। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये एक ग्राफ मैंने बनाया है डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये पोलराइज्ड है ये वाली बात, ये P फॉर पोलराइज, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। क्या हुआ, यहाँ से नर्व इंपल्स आना शुरू हुई तो चार्जेस रिवाइंड होना शुरू हो गए। ये जो है थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई है नेगेटिव 48 तक। थ्रेशोल्ड के बाद एकदम से डीपोलराइजेशन हो गई, डीपोलराइजेशन, ठीक है, ये 0 की वैल्यू है और ये 0 से अब ऊपर चला गया है। जब ऊपर चला गया तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में चली गई है, तो दिस इज कॉल्ड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। इसके बाद फिर जब उसने कंडक्ट कर लिया तो दोबारा से क्या होनी है, रीपोलराइजेशन। जब रीपोलराइजेशन होती है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, थोड़े से टाइम पे ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टरी पीरियड, यू नो, ये वाला जो पीरियड है इसमें न्यूरॉन जो है वो अपनी रेस्ट कंडीशन के अंदर होता है, यानी कि ये वो जगह है। ये अब देख लेने की कि अगर ये सारा प्रोसीजर मिली सेकेंड्स के अंदर हो रहा है तो ये फिर मिली सेकेंड्स की भी फ्रैक्शंस होती हैं। इस टाइम में ये अपने आप को सेट कर रहा होता है, ये नर्व इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर सकता। जैसे ही नर्व इंपल्स गुजरती है उसके फ़ौरन बाद वाला ये पीरियड है डियर स्टूडेंट्स, ये अपने आप को सेट करेगा और दोबारा से किस में आ जाएगा, पोलराइज्ड स्टेट में आएगा, दोबारा से पोलराइज्ड स्टेट में आएगा और वो फिर कितना पोटेंशियल हो जाएगा, दैट इज़ द नेगेटिव 70 मिली वोल्ट। तो एक दफ़ा ये नेगेटिव 70 से भी नीचे चला जाता है, ठीक है, अराउंड अबाउट 90 तक ये चला जाता है। दिस पीरियड इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। और ये वो पीरियड है जब ये नर्व इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा और फिर दोबारा से जब चार्जेस रिवर्ट होते हैं तो ये दोबारा अपनी जगह पर आ जाता है और नेगेटिव 70 मिली वोल्ट तक ये अपना प्रोसीजर जो है उसको कंप्लीट कर लेता है और फिर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर चला जाता है। आई होप कि मैंने सारे के सारे पॉइंट इस लेक्चर के अंदर क्लियर किए होंगे और अगर कोई रह भी गया होगा तो आप मेरे जो प्रॉपर लेक्चर हैं वो भी सुन सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन MD-CAT के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीज़ें थी इनको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी था। आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कम से कम लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट तो मस्ट किया करें अगर आपको लेक्चर जो है वो अच्छा लगे तो। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।